आज के प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर वो कैसे आए और कैसे गए इसके ऊपर भी बात करेंगे और आईनी पैकेज उसका मुस्तकबिल क्या है। अली अमीन गंडापुर शदीद दबाव का शिकार है अपनी पार्टी के अंदर से, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्राउड यहाँ पर एक बाकायदा उन्होंने सही से शो बनाया हुआ था। तादाद उनकी कम मैटर करती थी कि नंबर 100 है या 1000 है, लेकिन उनकी प्रेजेंस डी चौक के अंदर वो पार्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी और वो लोग आके यहाँ पहुँचे हुए थे और बड़ी सख्ती भी थी। ये नहीं था कि सख्ती नहीं थी, सख्तियों के बावजूद आए थे। अली अमीन गंडापुर अचानक से नमूदार हुए और अचानक से नमूदार होने के बाद अचानक ही गायब हुए, और इस दोनों के मुतल्लिक़ उनकी पार्टी के अपने लोगों का ख्याल यह है कि वो एक इंतज़ामिया के साथ किसी अरेंज्ड सेटअप के नतीजे में अंदर आए थे और उसी अरेंज सेटअप के नतीजे में यहाँ से रुखसत हुए। अली अमीन उसके ऊपर जो कहानियाँ सुना रहे हैं उनकी पार्टी ख़ुद उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहानियाँ कुछ ऐसी तोता मैना वाली हैं जो गुज़श्ता रोज़ वो कहते थे कि मैं अंदर ही छुपा हुआ बैठा था, मैं तो बाहर निकला ही नहीं था, मैं देख रहा था ये पुलिस वाला जो कुछ कर रहा है। आज वो एक स्टेप और आगे गए हैं। मैं उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल के सामने ही पुलिस की पिकेट थी, वहाँ पे जाके बैठ गया। फिर भाई आप यहाँ से निकले थे तो हरीपुर और जाके आप नौशहरा जाते और आगे पेशावर पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने पूरा फिर सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लेके गिनवाए हैं कि मैं कैसे कैसे पहुँचा हूँ। सुनिए कि वो क्या कहानी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से वो निकले। जब हम केपी हाउस पहुंचे, केपी हाउस के अंदर रेंजर्स, आईजी, पुलिस, और उन्होंने ऐसा धावा बोला इस माहौल में। मैं वहां से, मेरा विशाल नाम का, उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट बनी हुई है, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे मैं वहां पे रहा। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो, गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ जिस बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से गड़ग्राम, तोरघर, शांगला, फिर वहां से सवात से नीचे फिर आता गया, फिर मद्दान, नौशेरा, चारसदा, और मैं पेशावर पहुंच गया। लेकिन पूरा यू टर्न लेके वापस पेशावर आए, सीधे रास्ते से नहीं आए। तो ये कहानी है अली अमीन गंडापुर की। इनके केपी के अपने लोग ही नहीं मान रहे, बाकी तो किसी बाहर वाले ने क्या मानना है। लेकिन अली अमीन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक प्रोविंस के। तो एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि फ़ौज के मामले में, क्योंकि पीटीआई के ऊपर एक छाप है 9 मई के बाद, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बयानात के अंदर काफ़ी तवाज़ुन भी रखा है। फ़ौज के मुतल्लिक़ कहाँ जहाँ जिक्र हुआ उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। क्योंकि फौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। उस बुनियाद पे जब हालात ऐसे बन गए, टकराव वो सूरत इख्तियार कर गया, आगे आकर फ्रंट पे रेंजर और पुलिस और अवाम का आमने सामने आ गए और 3 तरफ से डायरेक्ट हिट करना शुरू कर दिया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने वहां पे फैसला किया, हम लोग जाते हैं केपी हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, केपी हाउस जाके हम आराम से बैठते हैं। मैं यहाँ पे फौजी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमारे लोग गए, फौजियों ने उनको रास्ता दी और इनको समझ आ गई है कि जहाँ तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे। अब यहाँ तासुर यह है कि अली अमीन गंडापुर जिस अरसे में गायब रहे, उस अरसे में इनके साथ आईनी पैकेज के हवाले से भी कुछ गौर व खौज करने के लिए कहा गया। पूछा गया कि मामला आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कहाँ जो 5-10 बंदे पीडीएम वालों को चाहिए या मौजूदा हुकूमत को चाहिए वो कैसे मिल सकते हैं। तो कहने में और सुनने में जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यह है कि नवीद कमर साहब ने जो कॉल की असद कैसर साहब को, और उसी कॉल के अंदर बाद में बैरिस्टर गौर साहब भी शामिल हो गए, उसके अंदर किसी हद तक इस चीज़ का डिस्कस किया गया। पीटीआई का एक जो बहुत बड़ा कंसर्न था वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इनकी आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर कर रही है, जिसमें उम्र की हद भी 65 से बढ़ाकर 68 की जा रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि शायद ये वाली प्रपोज़ल जो है इसको डंप कर दिया गया। एटलीस्ट ताज़ा तरीन इतला यही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ी साहब वो रिटायर हो जाएंगे और उनको आईनी अदालत के तकर्रर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि बाद में इसके अंदर तब्दीली आ जाए, लेकिन अभी यही सुनने में चीज़ आ रही है। एक और चीज़ जिसके ऊपर बड़ा कंसर्न था कि वो जो रिट जुरिस्डिक्शन थी, रिट जुरिस्डिक्शन को उठा के वो भी आईनी अदालत में ले जा रहे थे, उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो हुकूमत उससे बड़ी परेशान है कि क्योंकि उन्होंने ख़त लिख दिया है, वो अपने कामों में मुदाखलत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो एक प्रोविजन ये थी कि हाई कोर्ट के जजेस को उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर दूसरे सूबों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इस प्रपोज़ल को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो फिर रखा क्या गया, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर
एक इशू पेंडिंग है जिसके ऊपर JUI को पोजीशन लेनी है कि क्या जेट ब्लैक टेररिस्ट उनको ट्रायल के लिए विद ए सनसेट क्लॉज जैसे माजी में डाला गया था नून लीग के दौरे हुकूमत में 1 साल या 2 साल, उसके लिए प्रोविजन डाली जाए या ना डाली जाए। जो इब्तदाई शक्ल थी उसमें आर्टिकल 8 और 9 को छेड़कर उस और 178 को भी अमेंडमेंट करके बहुत कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट थी, जिसके नतीजे में 9 मई वाले केसेस जो थे वो भी काफ़ी हद तक मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाते थे। अभी ताज़ा तरीन इतला यह है कि इसको इस तरीके से नहीं छेड़ा जाएगा कि फ़ंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के वो मजरूह हो जाए। तो ये एक तब्दीली है जो हमारे सामने नज़र आती है आईनी अदालत के ऊपर और जजेस के तकर्रुर के तरीक़ाकार के ऊपर। जो जुडिशल कमीशन का तस्वर है उसकी रिफॉर्म के ऊपर अभी बहरहाल एक कंसेंसस नज़र आता है PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, और JUI को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाली चीज़ को कम अज़ कम अब कर लिया जाए, इसको पेंडिंग ना किया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से SCO समिट से पहले या उससे बाद में इसके ऊपर कुछ रजामंदी का इजहार हो जाता है तो मुमकिन तौर पर ये चीज़ आगे चलेगी, लेकिन एग्जैक्ट क्या शक्ल होगी मैं इसके ऊपर हतमी आपको कोई चीज़ बता नहीं सकता, क्योंकि एक फ्लूइड सिचुएशन के अंदर किसी चीज़ को भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये टॉपिक है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक आपको छोटा सा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का सुनवा दूँ, सुनिए क्या कहा PM ने। ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। ये दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया उसका ये रेप्लिका है कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह D चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। कौम को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस जमाने में क्या हरकतें की गई। आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड एट ऑल। मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और अब भी हमने अपने दोस्त नुमा दुश्मनों को ना पहचाना, देन गॉड हेल्प अस। जो प्रोग्राम है हमारे साथ शुरका हैं रियासत अली एजाज साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, नासिर हुसैन शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नईम पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद साहब, जो अली मीन की आनी और जानी है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, फिर आइनी पैकेज की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मुझे तो उसकी सारी बताएगी जो स्टोरी है ना, मैं तो उससे कम अज़ कम बीइंग अ लॉयर मैं कन्विंस नहीं। अगर उनका मुकदमा आपको लड़ना हो तो मुश्किल में पड़ तो देखें, हम अपनी लीगल ज़बान में कहते हैं कि एक होता है 1 वर्शन केस, ये सो मैनी वर्शन केस है। तो जो सो मैनी वर्शन केस होता है 2 वर्शन 3 4 5 6, वो बहुत मुश्किल होता है उसको डिफेंड करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ का तो आप डिफेंस निकाल, आगे एक नई चीज़ है उसका डिफेंस निकालना ये बहुत मुश्किल है। जो सूरत हाल हमने देखी कि जैसे PTI के जो वर्कर्स थे उन्होंने देखिए, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है उनकी क्वांटिटी से, लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, अपने कायद के साथ उनकी जो एक विल थी, विश थी, उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने उसका इजहार किया। लेकिन जो लीडरशिप थी, जैसे अली मीन गंडापुर यहाँ तशरीफ़ लाए और 1 सेकंड के लिए नमूदार हुए और फिर गायब हो गए, और फिर जिस तरह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद में इतने लौ लश्कर के साथ बंदा आए, और याद 2 चीज़ें मेरी ज़ाती राय में, पहले आए कैसे और फिर गए कैसे? दोनों का जवाब इसमें दोनों का एक है, या हुकूमत का फेलियर है, फेडरल गवर्नमेंट का बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं समझता हूं कि फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। तो अगर वो फिर गया है तो वो विद द कनेवेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, या जिसका भी आप कहें, आया भी गया भी। तो मेरी जाती राय में ये आम फहम जो रखने वाले लोग हैं उनकी सोच से ये कम अज कम बाला था। जब वो आ भी रहा था तो मोहसिन नकवी ने एक आंख बंद करके जाने दिया, और जब वो जा भी रहा था तो मोहसिन नकवी ने एक आंख बंद करके जाने दिया, वैसे मुमकिन नहीं था। आबिद शेर अली साहब, आप बताइए, आप सियासी आदमी हैं, ये जो कुछ हुआ यहाँ पे उसमें अली मीन गंडापुर के ऊपर रोशनी डाली। चीफ मिनिस्टर KP के वो 24 घंटे के लिए गायब रहे थे, ये दूसरा मौका है, एक दफ़ा 8 घंटे पहले भी गायब रहे थे और फिर असम्बली के अंदर ही नमूदार हुए थे। ये हुआ क्या, कहाँ थे और कैसे गायब हो गए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये तो एक तोता मैना की कहानी है जो उन्होंने खुद ही बनाई। क्या ज़रूरत थी
जैसे तुम आए वैसे तुम्हें जाने दिए, जाके तुम पहुंच गए थे, जाके अपनी सियासी तकरीर करते, जो भी कहना था, जो आप फजूलियात बकते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस तरह आज एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए, ये तो जमहूरी कल्चर है उनका कि चढ़ दौड़ना। कोई मलिक साहब सीधी सी बात, अभी आप वज़ीर आज़म साहब का भी बयान सुना रहे थे, ये चाहते हैं कि चंद इनको लाशें मिल जाती जो अपना लाओ लश्कर लेकर आते हैं, जिसमें अफ़गान बाशिंदे भी शामिल हैं। आप जिस जगह जाते हैं कहें जी जलसा वहाँ पे है, वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, आप पूरे जाहो जलाल के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने दहशतगर्द अफ़गानी बाशिंदे अपनी पुलिस को मारने के लिए, अपनी एजेंसीज़ को मारने के लिए, अपने वतन को फतह करने के लिए आप अपने जहो जलाल दिखाते हैं। रियासती पैसे पर, रियासती मशीन पर आए। मलिक साहब आप मुझे बताएं कि अगर ये तो उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब को जंगला फलांग कर एक गाड़ी कैप्चर कर लेती है, तो ये किस बाग की मूली है कि ये आ भी चले जाए, जा भी चले जाए। अगर रियासत चाहे को अच्छी तरह से पता, ये F10 का सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, तो लिहाजा क्या जरूरत थी बताना कि तुम सवात के F10 का सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता था तो आने किसने दिया? आबिद शेर अली साहब, ये तो हमारे लिए आने दिया, आने भी दिया। अभी आपने खुद ही बता दिया, गाड़ी करके आने दिया आपको। जो आपके जाहो जलाल के साथ आपने रियासती मशीनरी के साथ आए, वो गाड़ियां तो वफाक के कब्जे में, वो आप अपने सरकारी वसाइल को इस जी आपकी हुकूमत ने एक आग बंद करके आने दिया, आग बंद करके जाने दिया? नहीं, वो मैं आपको, वो कौन सी चूंटी थी कि वो जो आई वो चले गई, किसी को पता भी नहीं। वो कह रहा जी कि मैं मुझे डिस्ग्रेस तरीके से वो गिरफ्तार करना चाहते थे, मुझे ऐसे करने। मुझे बताए मलिक साहब, उठाना हो तो तुम्हें वहाँ से KP हाउस से उठा के ले आए, जैसे तुम 8 घंटे के लिए पीछे भी गायब हुए, फिर आगे माफिया मांगते रहे। अब मुझे बताएं, ये कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ के मैं बेडरूम में घुस जाऊंगा। मलिक साहब को खुदा के लिए यार, आप अपनी भी बेटियां आपके घर पे हैं, आपकी वाइफ माशाल्लाह हमारी बहन है, वो आपकी घर पे है। ये किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर आप किसी के बेडरूम पे, तुम्हें कोई इधर सफाई करने के लिए ना गुजरने दे तो तू बेडरूम की बात कर रहा है। मलिक साहब ये देखें, ये कोई चीज़ें होती हैं जो हदूद क्रॉस करके जाती हैं। तो ये अभी मैं तो यही कहता हूँ कि रियासत चाहे तो ये बाद में माफिया मांगता फिरता है, फिर वहाँ पे जाके ऐसे ललकारता है जैसे ये पता नहीं किला दीदार सिंह फतह करके आए। ये अभी इतनी स्टोरी सुना रहा था, वो ऊबर को फ़ोन कर देता, कहता था मेरी जेब में पैसे नहीं है। मलिक साहब सूबे का चीफ मिनिस्टर है यार, को खुदा का खौफ करें, झूठ बोलें किसी तरीके से किसी को समझ आ जाए। तो ये वतीरा PTI का है झूठ बोलना, और ये झूठ बोलते चलेंगे, लेकिन रियासत की रिट कायम होगी। ये आए जलसे करें। मलिक साहब मैं आखिरी मैं अली गंडापुर को ये कहना चाहता हूँ, ये जैसे आए वैसे ही चले गए, मेहमान बनकर आए थे, मेहमानदारी की बात चले गए, और क्या करना है, इसको क्या कह सकते हैं।